गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि सीटेट ने अपना परीक्षा डेट जारी कर दिया है और कुछ लोगों का एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया है। तो आप सभी लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। इसी दौरान हम लोग प्रीवियस ईयर देख रहे हैं जो कि आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 21/12 यानी 21 दिसंबर 2021 का CDP का रिवीजन करेंगे फटाफट, ताकि हम लोग का समय बर्बाद ना हो और कम समय में अच्छी जानकारी भी हो जाए, ताकि प्रीवियस ईयर से कोई भी क्वेश्चन आए तो एग्ज़ाम में छूटे नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, विकास खाली स्थान है। ऑप्शन नंबर 1 है एक आयामी एक दिशीय खाली में बदलाव किया जा सकता है आनुवंशिकता द्वारा पूर्ण रूप से पूर्व निर्धारित। तो विकास क्या है? विकास एक आयामी तो नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 2 एक दिशीय, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 में बदलाव किया जा सकता है, ये सही बात है। ऑप्शन नंबर 4 है आनुवंशिकता द्वारा पूर्ण रूप से पूर्व निर्धारित, ये भी गलत है। तो विकास में बदलाव किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवंशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है? पहला ऑप्शन है मित्रों का चयन, ये गलत है। आँखों का रंग, ये सही है। तीसरा है शैक्षिक सफलता, ये भी गलत है। चौथा है शिक्षा में रुचि, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आंसर बिल्कुल सही है। ये आंसर बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया है उससे मिलाकर ही हम बता रहे हैं, तो इसलिए इसमें आंसर में कोई गलत नहीं होगा। जो भी चीज़ें बताई जा रही है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है परिपक्वता। ऑप्शन नंबर 2 है निष्क्रिय सामाजिकरण। ऑप्शन नंबर 3 है प्राथमिक सामाजिकरण। ऑप्शन नंबर 4 है द्वितीय सामाजिकरण। यहाँ कह रहा है कि बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, द्वितीय सामाजिकरण। अगर बच्चे परिवार में रह के सीखते तब प्राथमिक सामाजिकरण हो जाता, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, कोहलबर्ग के भौतिक विकास सिद्धांत में, कोहलबर्ग तो नैतिक सिद्धांत दिए थे, यहाँ शायद मिसप्रिंट कर दिया होगा। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहते हैं? कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था जिनको 3 लेवल और 6 चरणों में विभाजित किया गया है। तो ये पूछ रहा है कि पारंपरिक नैतिकता यानी कि लेवल 2 का तीसरी अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नई स्कीमा की रचना क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा समायोजन। जीन पियाजे का एक सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि बच्चा अगर पहले से कोई वस्तु जान रहा है और उसको दूसरी कोई चीज़ बताई जा रही है तो वो अपने पुराने स्कीमा में परिवर्तन करता है, जो कि समायोजन कहलाता है। तो इसका आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रदाय कार्य रूप सूचना को संगठित करने और प्रतिपादित करता है? ऑप्शन नंबर 1 है व्याख्यान प्रतिदर्शक। ऑप्शन नंबर 2 है स्कीमा। ऑप्शन नंबर 3 है अग्रिम संगठन। ऑप्शन नंबर 4 है संवेदी मुद्रक। तो जीन पियाजे जहाँ भी होगा तो जीन पियाजे ने स्कीमा पर सबसे अधिक जोर दिया है, इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका समर्थन करता है? ऑप्शन नंबर 1 सिगमंड फ्रायड का मनोयौनिक सिद्धांत। लेव वाइगोत्स्की की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 3 लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। VF स्किनर का व्यवहारवादी सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पाठ का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 सीधे दिख रहा है रटना, ये जो है पाठ का उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला है अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन।
ऑप्शन नंबर 3 है इशारे एवं संकेत। ऑप्शन नंबर 4 है सहपाठियों संग साझा शिक्षण। तो इसका आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है निम्न में से कौन सा शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है बहुआयामी परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहन। ऑप्शन नंबर 2 है सामूहिक सहयोगिता। ऑप्शन नंबर 3 है व्यधन एवं दोहराव। ऑप्शन नंबर 4 है प्रयोगात्मकता। यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 पॉजिटिव है, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है नेगेटिव में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, व्यधन एवं दोहराव। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया। तो ये हावर्ड गार्डनर का सिद्धांत है। उन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, जिनमें उन्होंने 8 प्रकार बुद्धि का बताया है। तो इसका आंसर हावर्ड गार्डनर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, एक संरचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है संकलनात्मक मूल्यांकन। दूसरा है संरचनात्मक मूल्यांकन। तीसरा ऑप्शन है एक आयामी मूल्यांकन। चौथा है मानकीकृत एवं सामान्य मूल्यांकन। तो इसका आंसर हो जाएगा संरचनात्मक मूल्यांकन। चूँकि संरचनावादी कक्षा है तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर 2 आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद क्या है। ऑप्शन नंबर 1 बच्चों के आत्म केंद्रीयता का घोतक है। ऑप्शन नंबर 2 बच्चों के क्रियाकलापों और व्यवहारों का अवरोधक है। ऑप्शन नंबर 3 जटिल कार्य करते समय बच्चों को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है। वाइगोत्स्की सामाजिक संस्कृति का बात करते हैं और यहाँ पे कह रहा है व्यवहार संचालन, यानी कि अपने व्यवहार के द्वारा। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। यह संकेत देता है कि संज्ञान कभी भी आंतरिक नहीं होता। यहाँ ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13, लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ा जाता है। इतना ही पढ़ने से इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो निकल जाता है। इस तरह का जब भी लिंग विभेदीकरण वाला आता है तो इसका आंसर एक ही होता है, जेंडर रूढ़िवादिता। बस हमको देख लेना है क्वेश्चन नेगेटिव या पॉजिटिव तो नहीं ना पूछ रहा है। तो लड़कियों को गुलाब कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ा जाता है और लड़कों को नीले कपड़ों एवं कारों से जोड़ा जाता है। यह किसको दर्शाता है? जेंडर रूढ़िवादिता, सीधी सी बात है। इसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन। इसमें कथन दिया हुआ है, कथन 1 पढ़ते हैं, शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित करें। ये बात सही है, क्योंकि बच्चों को रटना नहीं सिखाया जाता। और यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर बच्चों को रटना सिखाया जाए तो वह शिक्षा असफल हो जाती है। तो यह कथन नंबर 1 बिल्कुल सही है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं, जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों के सीखने का अर्थपूर्ण घोतक है। ये तो गलत है, कारण आर जो है गलत है। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढेंगे जिसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हुआ। इसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन, एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर 1 कक्षा में शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों निष्क्रिय होते हैं। यह गलत है। कक्षा क्रियाशील है परंतु अध्यापक निष्क्रिय है। छात्र क्रियाशील है परंतु अध्यापक निष्क्रिय है। यह भी ऑप्शन गलत है। तीसरा है अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील है। यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो 15 का 3 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जातियों के समूह वाले अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है। ऑप्शन नंबर 1 है अपनी उन अवधारणाओं और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करके जो बच्चों के शैक्षिक अनुभव को सीमित करते हैं। ये बात सही है। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कक्षा में बच्चों के अनुभवों की विविधता को सम्मिलित करके। ये भी बात सही है। 3 कह रहा है संस्था में समानता की मूल संस्कृति पर बल देके। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है छात्रों को प्रोत्साहन करने की वे स्वयं को मानकीकृत पाठ्यक्रम के अनुकूल बना ले। नहीं, पाठ्यक्रम के बारे में जो ये कथन है कि छात्रों को प्रोत्साहित करने की वे स्वयं को मानकीकृत पाठ्यक्रम के अनुकूल बना ले, ये गलत है। छात्र के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए, पाठ्यक्रम के अनुसार छात्र नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसमें कहा गया है 1, 2 और 3। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। रमणी की कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है।
एक समावेशी कक्षा में इस संदर्भ में उसे क्या निर्देशात्मक समायोजन करने चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है विविध प्रकार के दर्शनात्मक प्रस्तुतिकरण देकर। चूँकि बच्चा दृष्टिबाधित है तो दर्शनात्मक देना तो गलत बात हो जाएगा। दूसरा है मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध कराकर। जब दृष्टिबाधित है तो मुद्रित पुस्तकें पढ़ेगा कैसे। तीसरा है त्रिविमीय नक्शे और चार्ट जैसे स्पार्शिक संसाधनों का प्रावधान करके। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। त्रिविमीय यानी कि 3 डायमेंशनल, जैसे कोई वस्तु जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो जाके उसको छूकर उसका अनुभव किया जा सके। ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है, तो इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों से बारे में सोचती है। यह निम्न में से किसका प्रतीक है। जब कोई बच्चा अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचता है तो वह अपसारी चिंतन कहलाता है। तो इसका सीधी सा बात है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है और बी और डी अक्षरों में अक्सर भ्रमित होता है। यह किसके प्राथमिक लक्षण है। ऑप्शन नंबर 1 है पठन वैकल्य, 2 है स्वलीन क्रम विकार, 3 है शैक्षिक असहाय, चौथा है लेखन वैकल्य। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है और बी और डी अक्षरों में अक्सर भ्रमित हो जाता है। तो वह 61 को 16 पढ़ता है तब तो 16 लिखता है ना, तो यह पठन वैकल्य हो जाएगा। इस क्वेश्चन में इसको VVI कर लेते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि इसका अधिकांश लोग आंसर 4 मारेंगे कि 61 के स्थान पर 16 लिखता है तो लेखन वैकल्य हो जाए, लेकिन इसका आंसर होगा पठन वैकल्य। ये VVI क्वेश्चन है, इसको हमेशा आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है। ऑप्शन नंबर 1 व्यक्ति लक्ष्यों का निर्धारण, ये तो सही बात है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति कंपटीशन की भावना नहीं रखनी है, तो ये गलत हो जाएगा। सहयोगात्मक अधिगम, ये सही है। ऑप्शन नंबर 4 मानकीकृत भी गलत है, तो 1 और 3 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा और इसके अनुसार 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिसमें 1 और 3 दोनों हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे 21 नंबर। 21 नंबर है, एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है। निष्क्रिय प्राणी के रूप में, ये बिल्कुल गलत है। छोटे वयस्कों के रूप में, गलत है। दुष्ट जीव के रूप में, गलत है। अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता के लिए, ये बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं हम लोग। बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1 बच्चों की असफलता का गुणारोपण हमेशा उनके आनुवंशिक दोषों को किया जा सकता है, नहीं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 2 है बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा करना है, ये ऑप्शन सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर 3 वे बालक जो कभी स्कूल नहीं गए अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि नहीं रखते, ये गलत है। हाशिए पर रखने वाले समुदायों के बच्चे अकादमिक सफलता प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत ज़रूरतों को अनदेखा करना है। यदि बच्चा असफल होता है तो यह माना जाता है कि वहाँ की व्यवस्था जो है ना वह कमज़ोर है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है। ऑप्शन नंबर 1 है वेदांत तथा अभ्यास द्वारा, इसको तो हमेशा गलत मानना है। ऑप्शन नंबर 2 है प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर कंपटीशन की भावना नहीं रखनी है। ऑप्शन नंबर 3 विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके, ये पॉजिटिव वर्ड है, ऑप्शन सही है। 4 नंबर भी पढ़ लेते हैं। अधिगम की छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर बच्चों को पुरस्कार नहीं देना है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संप्रदायों के साथ संबंध बनाती है। इस प्रकार का शिक्षा शास्त्र ऑप्शन नंबर 1 अधिगम के स्थानांतरण और अंतः विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा। ऑप्शन नंबर 2 ज्ञान के अर्जन में रुकावट उत्पन्न करेगा, ये तो बिल्कुल गलत है 2 नंबर ऑप्शन।
अधिगम के रुकावट उत्पन्न करेगा, ये भी गलत है। छात्रों में भ्रांतियों को बढ़ावा देगा, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर है। अधिगम के स्थानांतरण और अंतः विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, ये जानकारी किस स्मृति में संगठित होती है? पहला है बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया, दूसरा है दीर्घ अवधि स्मृति, तीसरा है संवेदिक, चौथा है कार्यकारी। तो हम सभी को याद होगा बचपन में एक बार हम लोग साइकिल चलाना सीख लेते हैं, उसके बाद कितना ही दिन साइकिल नहीं चलाए तो क्या साइकिल चलाना भूल जाते हैं? नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दीर्घ अवधि स्मृति। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, यह कक्षा में छात्रों को ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है। ये तो पहला ही है जो कि नेगेटिव वर्ड, तो इसका लगता है कि यही आंसर हो जाना चाहिए। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। शिक्षक को छात्रों की अवधारणात्मक समझ से अवगत कराता है, ये तो पॉजिटिव वर्ड है, आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि की समझ सार्थक है, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। यह बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। इसका आंसर नेगेटिव पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक एवं संतोषजनक है? पहला है आंतरिक अभिप्रेरणा, ये बिल्कुल सही है। 2 नंबर है गुण विषयक अभिप्रेरणा, ये गलत है। इसके अपेक्षा बाह्य अभिप्रेरणा, ये भी गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बेस्ट है, आंतरिक अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 28 है, शिक्षिका की अपने विद्यार्थियों से अपेक्षाएं या अपेक्षाओं उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है? सही बात है। ऑप्शन नंबर 2, का विद्यार्थियों के अधिगम से कोई संबंध नहीं, ये तो गलत है। विद्यार्थियों के अधिगम और उनकी स्वयं की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती, ये भी गलत है। बच्चों के अधिगम के लिए एकमात्र शब्द तो हमेशा 90% केस में गलत ही होता है, यह भी गलत है। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा कि शिक्षिका की अपने विद्यार्थियों से अपेक्षाएं उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1, शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने से हतोत्साहित तो नहीं करना, ये गलत है। बारंबारता परीक्षा लेकर, ये भी गलत है, रिपीटेशन नहीं करना है और भय भी नहीं दिखाना है। चौथा, विद्यार्थियों प्रति स्पर्धा, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती, ये सही है। पाठ्यचर्या को और कम से कम किया जाए। विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि, ये भी सही है। तीसरा है रटंत अधिगम को महत्व देना, ये तो गलत है। विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना, ये सही है। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। तो आज का ये डिस्कशन आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।